हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइंग डिक्लेरेशन। ये क्या है? स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। मतलब उन लोगों को हम विटनेस एज अ विटनेस नहीं बुला सकते, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। वो जो कहना चाहते थे वो कर चुके। इसमें डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ आपका सेक्शन 32 का पार्ट 1 है, बाकी आपके अलग सर्कमस्टांसिस से डील करता है। तो इसका मतलब हम पूरा सेक्शन 32 आज देखने वाले हैं, लेकिन इसमें मेन जो रहेगा वो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है कि एक पर्सन स्टेटमेंट दी है जो कि मर जाता है किसी ना किसी सर्कमस्टांसिस से, और वो उन सर्कमस्टांसिस को डिफाइन करते हुए या डिक्लेयर करते हुए मरता है। मतलब कि जब वो मर रहा होता है तो वो बताता है, जैसे एक बंदा अगर मर रहा होता है, हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, एक बंदा निकलता है कमरे से बाहर और बिल्कुल चुप होता है, और वो क्या करता है, उससे पूछते हैं कि किसने मारा आपको, तो वो ऐसे उंगली उठा के ना इशारा कर देता है, और वो कन्फ्यूजन ही हो जाती है कि किसकी तरफ इशारा किया। तो जिसकी तरफ इशारा होता है, जो ऑब्वियसली हीरो होता है, उसी की तरफ वो इशारा करता है, पर मारा किसी और ने होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे रियल वर्ल्ड है ये। उसने जिसकी तरफ इशारा किया तो उस टाइम हमारा शक उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि लास्ट में क्या हम विश्वास करते हैं या मानते हैं कि जो एक पर्सन होता है ना, जो अ पर्सन हु इज़ ऑन हिज डेथ बेड विल नेवर लाई, कि एक मरता हुआ बंदा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद द लाई ऑन हिज माउथ। मुंह में झूठ लेके वो भगवान से मिलना नहीं चाहेगा। इसका आप ये मैगजिम भी याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेमो मेरित्रस प्रिजमुंतुर मेंत्री। वाओ, है ना? अच्छा बोला ना मैंने? तो इसमें यह है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन को हम कंसीडर करते हैं कि वो क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि लास्ट में मरते हुए बंदा जो है झूठ नहीं ही बोलेगा ऑब्वियसली। पर ऐसा भी कहा जाता है कि लास्ट में मरते मरते वो सोचता है चलो मैं अपने ना दुश्मनों के अगेंस्ट ही बोल जाता हूँ। तो है तो सही, लेकिन अभी यहाँ पर जो हम मानते हैं या जो आपके केसेस से और इधर जो रिलेटेड है वो यही है कि एक बंदा झूठ के साथ अपने भगवान से नहीं मिलेगा, और मरता वाला बंदा झूठ नहीं बोलता। ठीक है। अब ये जो आपका है, ये स्टेटमेंट जो भी आपके सेक्शन 32(1) में दी जाती है, या 32 में पूरे सेक्शन में, वो सब्सटैंटिव एविडेंसेस होती हैं। ये एक्सेप्शन है आपके हेयर से एविडेंस का। हेयर से क्या होता है? सुनी सुनाई बातें। तो सुनी सुनाई बातों को हम मानते नहीं हैं। जो आपके न्यूज़पेपर में ये खबरें होती हैं ना, इनको हम हेयर से एविडेंस बोलते हैं। सुनी सुनाई बातें कि उसने, जर्नलिस्ट ने वहाँ से सुना या वहाँ से सुना, उन सुनी सुनाई बातों पे वो लिख देते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि क्या है कि एक मरता हुआ बंदा अब कोर्ट में जाके गवाही तो देगा नहीं। वो मर रहा है, उसको गोली लगी हुई है वो, लेकिन उस टाइम मरते मरते उसने मान लो डॉक्टर को, दोस्त को, मैजिस्ट्रेट को, पुलिस को, किसी को भी बता दिया कि यार मैं इस वजह से मर रहा हूँ, यार ये मेरा ये कारण है, या इसने मुझे मारा है। कोई भी ऐसा चीज़ वो जो बता देता है, उसको हम आपका स्टेटमेंट मान लेते हैं, जो कि बंदा मर गया है, या कि जिसको हम ढूंढ नहीं सकते किसी ना किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से, या वो इतनी दूर बैठा है कि हम उसे वहाँ से बुला नहीं सकते। उन चीज़ों के लिए ये एक्सेप्शन हो जाता है आपका हेयर से एविडेंस में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है वो एडमिसिबल है सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में। ये फिर से प्री का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सिविल और क्रिमिनल दोनों में लगता है। ये स्टेटमेंट आप किसी को भी दे सकते हैं, डॉक्टर, मैजिस्ट्रेट, फ्रेंड। ठीक है। जो पर्सन है वो मर जाना चाहिए, तभी उसका डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा कि मरते मरते उसने जो डिक्लेयर किया है। अगर वो ज़िंदा रह जाता है तो उसको हम स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कंसीडर करते। अब डाइंग डिक्लेरेशन में क्या है, जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि भाई कैसे मेरी डेथ हुई, उससे रिलेटेड या उससे बताती हुई वो ट्रांजैक्शन बन जाती है। कि मान लो अभी हम एक केस देखेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपका उस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि भाई हमारा मेन जो मुद्दा है वो यही है कि उसकी डेथ कैसे हुई। 2013 में जो आपका निर्भया केस था, उसमें जो बेंच था जस्टिस आर भानुमति का, जस्टिसेस आप लगा लीजिए, अशोक भूषण, इन लोगों ने क्या डिक्लेयर किया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि बाय वर्ड्स और इन राइटिंग ही हो, वो जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकती है। एक बंदा इशारों के थ्रू भी अपनी बात को कन्वे कर सकता है। मतलब जेस्चर्स भी आपके एडमिसिबल हैं। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा फेमस केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का। इसमें क्या था, जो एक्यूज था उसने ना गला काट दिया एक लड़की का, जो कि मर जाती है इन इंजरीज़ की वजह से, लेकिन उसने अपने हाथों को यूज़ करते हुए बता दिया कि अब्दुल्ला ने मुझे मारा है। ठीक है। तो उसका क्या हेल्ड हुआ था कि भाई जो उसने अपने जेस्चर से बताया कि अब्दुल्ला ने मेरा गला काटा है, वो डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया गया था।
it was held that if the injured is unable to speak, he can make dying declaration by signs and gestures. मतलब वो सही dying declaration है. नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का. इसमें बेसिकली क्या हुआ कि पकाला नारायण स्वामी ने ना कुछ पैसे लेने थे, ठीक है, तो ना उसे बैरमपुर बुलाया जिन्होंने मतलब लोन लिया हुआ था पकाला से. तो उन्होंने बुलाया कि आ जाओ भाई, तुम ना अपना पैसा ले जाओ. अब वहाँ पर जो बंदे थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, उन दोनों ने इसे बुलाया. तो ना ये पकाला नारायण स्वामी अपनी बीवी को बता के गया, यार उन्होंने ना मुझे पैसे लेने के लिए बुलाया, मैं ना ज़रा जाके पैसे लेके आता हूँ. ये अपना निकल गया पैसे लेने के लिए. अब 3-4 दिन से आया ही नहीं. फिर देखा कि ना एक ट्रंक में उसकी बॉडी कटी हुई मिली, ठीक है, मतलब तो उन्होंने तो बोल दिया कि हमारे पास तो कोई लेना देना नहीं था. लेकिन अब क्या हुआ, लास्ट अपनी बीवी से मिल के गया, बीवी को बता के गया मैं उसके पास पैसे लेने जा रहा हूँ. वो वहाँ पर पहुँच भी गया. तो सर्कमस्टांसिस ऐसे बने कि भाई उन्होंने ही मारा होगा, क्योंकि उन्होंने पैसा भी देना था उसका, और पैसा शायद नहीं होगा, मोटिव भी मिल जाता है कि पैसा नहीं देना. तो ऐसे केसेस में जो सर्कमस्टांसिस या जो उसने स्टेटमेंट्स थी ये बताते हुए कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ मेरी डेथ होगी, तो इन स्टेटमेंट्स ने भी, चाहे वो उस टाइम उसमें था कि नहीं था कि भाई मेरी डेथ होने वाली है या नहीं, उसको ऐसा कोई भी होश हवास नहीं था, कोई एप्रीहेंशन नहीं थी कि मेरी डेथ हो जाएगी. उन वाले केसेस में भी आपकी वो स्टेटमेंट्स डाइंग डिक्लेरेशन मानती जाती है, क्योंकि द स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ. वो स्टेटमेंट जो थी वो एक्सप्लेन करती है उस ट्रांजैक्शन को जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई. अब जैसे ना बहुत सारे डाउट्स आने लगे मन में कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन सही होती है या नहीं होती. तो एक ये कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे की जजमेंट आई. इसमें क्या हुआ कि जो आपकी डाइंग डिक्लेरेशन होती है वो कैन बी द सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसे कॉरोबरेट किया जाए. अगर हाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कॉरोबरेट कर सकते हो, लेकिन ये आपका सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का. इज़ नॉट अ वीकर टाइप ऑफ एविडेंस. ये एक बहुत अच्छा टाइप ऑफ एविडेंस है, ठीक है. ईच केस अपने अपने फैक्ट्स पर डिसाइड होगा कि ये फैक्ट्स अगर ये हमें बता रहे हैं तो ये डाइंग डिक्लेरेशन इनके हिसाब से मानी जाएगी. अ डाइंग डिक्लेरेशन स्टैंड्स ऑन द इक्वल फुटिंग एज अदर पीस ऑफ एविडेंसेस, ठीक है, कि अगर जो इसकी वैल्यू है या किसी और एविडेंस की वैल्यू होती, वही वैल्यू आपकी डाइंग डिक्लेरेशन में होगी. मतलब अगर एक बंदा एक स्टेटमेंट देता है और उसको हम मानते हैं तो उतना ही पुख्ता इसकी भी डिक्लेरेशन को माना जाएगा. 1-2 स्टेटमेंट्स और थी, लेकिन ये आपके मेन 4 पॉइंट्स हैं जो कि इस कुशल राव की जजमेंट में कोर्ट ने डिक्लेयर किए थे. अगर आपका डिक्लेरर जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दी है वो सर्वाइव कर जाए तो उन केसेस में जो वो स्टेटमेंट है वो विल नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 32(1), वो इसके अंडर नहीं आएगी. अब FIR एज डाइंग डिक्लेरेशन, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर एन इंजर्ड पर्सन लॉज्ड एन FIR, ठीक है, अपना बताते हो सर्कमस्टांसिस को, एंड देन डाइड, इट वाज हेल्ड टू बी रेलिवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन. ये आपका केस है रामाचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर में ये हेल्ड हुआ था कि अगर एक डाइंग FIR लिखवाने के बाद वो पर्सन मर जाता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन. तो बेसिकली हमें क्या समझ में आता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सोल फैक्टर भी बन सकती है कन्विक्शन के लिए हीनियस क्राइम्स में, जैसे मर्डर हो गया, डाउरी डेथ और रेप, क्योंकि इनका पता नहीं चलता डाउरी डेथ या रेप में कि एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं. बर्निंग के केसेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें बहुत हेल्प किया है कि लेडीज़ जो है 99% या 90% बर्न हो चुकी होती हैं, लेकिन वो एक छोटा सा लास्ट में ये बता जाती हैं कि मेरे मदर इन लॉ ने, हस्बैंड ने या ब्रदर इन लॉ किसने मुझे मारा है. तो उन केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन बहुत हेल्प करती है. अब हम ये सारा ना डायरेक्ट बेयर एक्ट से देखेंगे ये क्या कहता है. स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज, सेक्शन 32 ये क्या कहता है, स्टेटमेंट्स केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, एक रेलेवेंट फैक्ट की बात कर रही है, उसमें कुछ स्टेटमेंट आई है बाय अ पर्सन, कौन सा ऐसा पर्सन जो कि डेड है या कैन नॉट बी फाउंड इज़ रेलेवेंट. उस पर्सन की स्टेटमेंट जो कि मर चुका है या ढूंढा नहीं जा सकता, उन स्टेटमेंट को हम कंसीडर करते हैं और वो रेलेवेंट हो जाती है. जैसे स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल रेलेवेंट फैक्ट्स की किन किन पर्सन से, ये फिर से याद करने वाला पॉइंट आ जाता है, जो कि डेड है या ढूंढा नहीं जा सकता या एविडेंस देने के लिए इनकैपेबल है या उसकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगी उसको बुलाने में, इतना आपका केस जो है इमटेरियल हो जाए या कॉज ऑफ एक्शन ख़त्म हो जाए. तो उन केसेस में
या बहुत ज़्यादा खर्चा होएगा अगर उस पर्सन को बुलाने में, जो कोर्ट को अनरीज़नेबल लगता है, तो वो स्टेटमेंट्स आपकी रेलेवेंट हो जाती है इन केसेस में, अगर उन्होंने कहीं पे भी वो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सबसे पहला क्या, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, सिर्फ यही 32(1) आपका डाइंग डिक्लेरेशन है। पूरा सेक्शन डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन है। स्टेटमेंट दी है, ठीक है, कॉज ऑफ आपका डेथ होना चाहिए और ऐसे सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन कि भाई उसका जो है डेथ रिजल्ट हुआ है। एक स्टेटमेंट दी अपने ही डेथ के बारे में या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताते हुए कि जिसका अल्टीमेट रिजल्ट उसकी डेथ था, और आपका क्वेश्चन क्या था कि भाई डेथ कैसे हुई, तो उन केसेस में आपकी वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो स्टेटमेंट आपकी इररेलेवेंट हो जाएगी, वॉज और वॉज नॉट एट द टाइम व्हेन दे वर मेड अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। अगर उसको लगता है कि वो मर जाएगा, जैसे अभी हमने देखा पगाला नारायण स्वामी वाला और अब्दुल्ला एम्परर वाला, कि भाई उसे पता हो या ना पता हो कि लेकिन अगर उन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट उसकी डेथ है तो वो सारे के सारे आपके डाइंग डिक्लेरेशन ही माने जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 32(2). ये क्या कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट्स आपने बिजनेस करते हुए दौरान बनाई, जैसे कोई पर्सन है, किसी ने अपनी डायरी में एंट्री कर दी या कोई मेमोरेंडम बनाया, ठीक है, या कोई अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए कि भाई मान लो फलाने का लड़का उस दिन पैदा हुआ था, मैं सर्जन हूँ, मैंने लिखा हाँ जी 20 अगस्त को वो पैदा हुआ था, मैं डायरी में हमेशा नोट करती थी, तो ये एक एविडेंस हो जाएगा कि मैंने उस दिन एक बच्चे को जन्म दिलवाया था, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट रिटन और साइंड बाय हिम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनीज, गुड्स, सिक्योरिटीज़ या प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक बिजनेस करते हुए एक पर्सन करता है, कि मान लो मैंने किसी से पैसा लेना था, मैं उधार पे पैसा देती हूँ, मैंने पैसा दे दिया, आज वो मुझे कल वो वापस करने आया है, मैंने उसकी एंट्री ले ली कि हाँ भाई बकाया ख़त्म हो गया, तो ये भी प्रूफ हो गया कि बात ख़त्म हो गई, ठीक है। और एज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, कि अगर कोई पेक्यूनरी और प्रोपेक्यूनरी हो गया मनी से रिलेटेड, प्रोप्राइटरी हो गया आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर कोई भी इंटरेस्ट के बारे में कोई पर्सन बोलता है जो कि उसे एक्सपोज करेगा या उसे एक्सपोज कर सकता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में या डैमेजेस के लिए, तो वो स्टेटमेंट्स भी उसकी रेलेवेंट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अपने अगेंस्ट कोई भी कुछ भी नहीं बोलना चाहता, सब अपने आप को बचाना ही चाहते हैं। अगर ऐसे सीन में कोई बोलता है तो वो स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है आपका कोई भी ओपिनियन अगर देता है पब्लिक राइट, कस्टम या कोई ऐसा मैटर जो जनरल इंटरेस्ट के लिए है, तो वो ओपिनियंस भी, वो आपके कस्टम के बारे में कही हुई स्टेटमेंट्स सारी की सारी रेलेवेंट हो जाती हैं कि भाई हाँ वो कहता था कि यहाँ से नदी बहती है या यहाँ पर हमारे गांव में तो ना ये कस्टम चलता है, तो वो वाली बातें आपकी रेलेवेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। आपका ये रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन से, कोई भी ऐसा रिलेशन जो आता है, उन रिलेशनशिप के बारे में अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट बोली जाती है उस पर्सन के द्वारा जिसको उसकी नॉलेज होगी ही होगी, हम यह मानते हैं कि इसे पता ही होगा, तो वो क्वेश्चन आपका जो वो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि किसी विल या डीड जो आपके फैमिली अफेयर्स के बारे में है, उसमें अगर कोई स्टेटमेंट दी जाती है जो रिलेटेड है आपके किसी रिलेशनशिप के बारे में, बाय वही ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, ठीक है, जो मर गया और जो रह गए उनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में अगर वो किसी विल या डीड के बारे में कुछ बताता है, तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो उस पर्सन ने दी थी वो आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना है कि स्टेटमेंट वॉज मेड बिफोर एनी कंट्रोवर्सी टू सच राइट, कस्टम और अदर मैटर हैड अराइजन, मतलब डिस्प्यूट अराइज होने से पहले वो बातें उसने कही थी। इसमें भी वही है, स्टेटमेंट वॉज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वॉज रेज्ड, कि डिस्प्यूट होने से पहले, कि जनरली जो बातें हम कहते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा है या ये हाँ मैंने विल इसके अगेंस्ट कर रखी है या नहीं कर रखी, हाँ ये रास्ता यहाँ से जाता है, अब डिस्प्यूट उठ गया तो बंदा अपने फेवर में बोलेगा ही, लेकिन डिस्प्यूट उठने से पहले अगर वो स्टेटमेंट्स उसने दी हुई हैं तो वो आपकी स्टेटमेंट्स रेलेवेंट हो जाती हैं। यहाँ पर भी यही बोलता है, स्टेटमेंट वॉज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वॉज रेज्ड।
नेक्स्ट है 7, ये क्या कहता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो सेक्शन 13 के, इसमें भी राइट्स और कस्टम्स की बातें होती हैं। तो कोई भी व्हेन द स्टेटमेंट इज़ कंटेन्ड इन एनी डीड, विल और अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपके सेक्शन 13A में, जिसमें राइट्स और कस्टम्स को आप क्लेम करते हो, मॉडिफाई करते हो, अगर उससे रिलेटेड है तो वो भी रेलेवेंट है। नेक्स्ट है आपका 8, इस सारे के सारे आपको याद करने हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मेड बाय सेवरल पर्सन्स और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, किसी मैटर इन क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज मर्डर्ड बाय बी, और ठीक है ए डाइज ऑफ इंजरीज रिसीव्ड इन अ ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ विच, कि भाई ए मर जाती है इंजरी से जिसमें वो शी वॉज रेविश्ड। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि वेदर शी वॉज रेविश्ड बाय बी और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज किल्ड बाय बी अंडर सच सर्कमस्टांसिस दैट, कि भाई सूट वुड लाई अगेंस्ट बी। तो क्या इन सर्कमस्टांसिस में ए की स्टेटमेंट कि जिसमें उसका मर्डर हो गया था, या दूसरी जो केस है कि भाई उसका शी वॉज रेविश्ड, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेलिवेंट होगी या नहीं। तो स्टेटमेंट्स मेड बाय ए अपने कॉज को बताते हुए कि मेरी इस तरह से डेथ हुई, मुझे रेविश करके मेरी डेथ हुई उन इंजरीज़ की वजह से, या मेरा मर्डर किस तरह हुआ, जो आपका मर्डर या रेप को डिफ़ाइन करता हो, तो उन केसेस में वो आपकी डेफिनेशन जो है वो जो आपने बताया वो रेलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि मान लो कि भाई क्वेश्चन है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है ए की, तो एक एंट्री इन द डायरी ऑफ डिसीज सर्जन, जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है, वो एक डायरी मेंटेन करता था डेली अपने बिजनेस में, क्योंकि वो एक एज अ डॉक्टर एक बिजनेस कर रहा है, उसमें वो डायरी मेंटेन करता था कि जिसमें उसने ये लिखा हुआ था कि इस दिन उसने ए की मदर को अटेंड किया था और एक लड़के को जन्म दिलवाया था। तो ये आपका रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है और ए की उसमें जन्म तिथि अच्छे से पता चल जाती है। नेक्स्ट देखिए कि ये द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर लीगली मैरिड। तो उसने क्या है, एक स्टेटमेंट एक डिसीज्ड क्लर्ची मैन की उसने पहले दी थी कि भाई उसने उन सर्कमस्टांसिस में उनको शादी कराया कि भाई सेलिब्रेशन जो थी वो क्राइम हो जाती। तो उन केसेस में इनकी शादी के बारे में वो कहता है कि सर्कमस्टांसिस ऐसे थी कि सेलिब्रेशन क्राइम हो जाता है, तो वो रेलेवेंट हो गई क्योंकि और किसी के पास प्रूफ ही नहीं था, लोगों को पता नहीं चला कि उनकी शादी हुई है या नहीं। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में उस क्लर्जी मैन की जो स्टेटमेंट थी वो रेलेवेंट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये क्या जो रोड है इज़ अ पब्लिक वे और नो, कि मतलब यहाँ से लोग जा सकते हैं या नहीं। तो स्टेटमेंट बाय ए एक डिजीज्ड हेडमैन, मतलब मुखिया, मतलब या पूरे गांव का सबसे पुराना आदमी या सबसे बड़ा आदमी, वो कहता है कि भाई हाँ ये जो रोड थी वो पब्लिक थी। तो उन केसेस में उसकी वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाती है क्योंकि वो कई सालों से, मान लो 100 साल का मरा है वो बंदा, अब 100 साल में वो देख रहा है कि पब्लिक वे ही था, तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो महत्व रखती है, वो रेलेवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट जैसे है कि क्वेश्चन क्या आता है कि वेदर ए हु इज़ डेड वॉज द फादर ऑफ बी, कि भाई क्या ए जो मर चुका है वो बी का फादर था या नहीं। तो एक स्टेटमेंट बाय ए कि भाई बी जो था वो मेरा लड़का ही है इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट। वो हर किसी से मिलाता था कि हाँ भाई देखो ये मेरा बेटा है, या ये मेरा बेटा है, या बेटा पैर छुओ बड़ों के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती है ये रेलेवेंट फैक्ट होती है क्योंकि इससे लोगों को यही डिपिक्ट हुआ कि वो बाप बेटा है। ऐसे ही ये बाकी सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।